नमस्कार। उत्तराखंड खास खबर देखने आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केतनी। देहरादून में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी दिवस पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भाषा मंत्री सुबोध उनियाल और कृषि मंत्री गणेश जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन से हुई। दोनों मंत्रियों ने हिंदी भाषा और मातृभाषा के महत्व पर जोर दिया। गणेश जोशी ने कहा कि हिंदी पूरे देश को जोड़ती है, जबकि सुबोध उनियाल ने मातृभाषाओं के संरक्षण की आवश्यकता बताई। अटल बिहारी वाजपेयी के हिंदी प्रेम को याद किया गया। इस अवसर पर 180 से अधिक मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया ताकि उनमें भाषा के प्रति प्रेम और जागरूकता बढ़े। आपको दुनिया की कितनी भाषाएं सीख लें, पर अपनी मातृभाषा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। इसलिए भी आवश्यक है कि आपकी संस्कृति, आपके संस्कार आपकी भाषा से जुड़े होते हैं। अगर आप अपनी भाषा पर नहीं जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आप कभी भी संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि हिंदी और हमारी जो स्थानीय भाषाएं हैं, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी, इनका भी संरक्षण हो, संवर्धन हो और हमारा जहाँ हमारी भाषा जीवित रहे वहाँ हमारी संस्कृति को भी ये एक ऑक्सीजन देने का काम करे। इसी दृष्टि से हम लोग हर साल इसका हिंदी दिवस के दिन प्रदेश के 180 से ज़्यादा बच्चों को, जिन्होंने हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में, पंजाबी में अपने 100% अंक प्राप्त किए हैं, उनको सम्मानित करने का काम करते हैं ताकि उन बच्चों में भी भाषा के प्रति एक प्रेम बना रहे और दूसरे बच्चे भी उससे प्रेरणा पाएं और भाषा का संवर्धन, संरक्षण में उनकी भूमिका भी उनको मिलती रहे। सर, स्कूलों देखिए, हिंदी पूरे देश को एक सूत्र में जोड़ने वाली भाषा है। हिंदी की एक विशेषता है, हमारे यहाँ जो एक बिंदी होती है, हम किसी शब्द पर बिंदी लगाते हैं, वो भी शब्द की महत्ता को बढ़ा देती है। जबकि अंग्रेजी के अंदर आपने देखा होगा उसके अल्फाबेट साइलेंट हो जाते हैं। जैसे हम साइकोलॉजी बोलते हैं तो पी साइलेंट हो जाता है, आवर बोलते हैं तो एच साउंड होता है। तो हमारी ऐसी सुंदर भाषा है। इस अवसर पर आज भाषा संस्थान द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर मैं महात्मा गांधी जी को, लोकमान्य तिलक जी को, गोविंद वल्लभ पंत जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने यूनियो के अंदर हिंदी में भाषण दिया। जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो पिन ड्रॉप साइलेंट वहां पर हो गया था। लेकिन आज में देखने में आता है कि हमारी नई पीढ़ी हिंदी बोलने में कतराती है। तो आज हमें इस अवसर पर संकल्प लेना होगा कि हम हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए हिंदी का अधिक से अधिक प्रयोग करेंगे। चलिए, आपको सीधा आप देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संबोधन दे रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देखिए। अनेक कठिनाइयों को और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए कभी रुकना, कभी थकना स्वीकार नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते रहे। ऐसे साहित्यकारों को उनके अमूल्य योगदान के लिए आज दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान से भी सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं उन सभी साहित्य साधकों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी सृजनशीलता के माध्यम से हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को समृद्ध बनाने के साथ साथ इसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। साथ ही आज मैं कवि सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए भारत के विभिन्न भागों से आए हुए सभी कवियों, कवियत्रियों का भी देवभूमि उत्तराखंड में हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं, जो आज अपनी मधुर और प्रेरक कविताओं के माध्यम से इस आयोजन को सृजनात्मकता के सौंदर्य से अलंकृत करेंगे। भाइयों बहनों, जहाँ हिंदी हमारी आत्मा की अभिव्यक्ति है, वहीं साहित्य हमारे समाज का वो विशिष्ट दर्पण है जो समाज की संस्कृति, मूल्यों और विचारों को स्पष्टता से उजागर करता है। इस प्रकार आप सभी साहित्यकार हमारे समाज की संवेदनाओं को
स्वयं समझकर उन्हें समझाने वाले मार्गदर्शक हैं। और साहित्यकारों की रचनाएं न केवल समाज को एक नई दिशा दिखाती हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित भी करती हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को भी गति तभी मिली जब हमारे कवियों ने, साहित्यकारों ने देशवासियों को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया। हमारे शास्त्रों में सृजनात्मकता का महत्व स्पष्ट रूप से बताते हुए हमारे यहाँ तो कहा भी गया है, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुक्ष विषाणहीना। अर्थात साहित्य संगीत और कला से विहीन मनुष्य साक्षात पशु के समान होता है। हमारी देवभूमि की ये पावन धरा सदियों से रचनात्मकता का केंद्र रही है, जहाँ विचारों की ज्योति ने प्रत्येक युग में समाज को प्रेरित किया है। इसी भूमि पर महान ऋषियों ने कठोर तपस्या करके अनेक ग्रंथों का निर्माण किया है। इस अद्भुत भूमि को कई ज्ञानियों ने अपनी कर्म भूमि के रूप में चुना, जिसने इस धरती को ज्ञान और संस्कृति का केंद्र बना दिया। एक और जहाँ गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रामगढ़ की शांति में अपने अमर काव्य रचे, महादेवी वर्मा जी ने हिमालय से संवाद कर अपनी कालजयी रचनाओं को आकार दिया, सुमित्रानंद नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरधा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हृदय की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने पहाड़ के दर्द, संघर्ष और गौरव को सुरों की मधुर भाषा में पिरोया। आज के समय में अतुल शर्मा जी, उनियाल जी जैसे रचनाकार और प्रसून जोशी जी जैसे गीतकार और कवि अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की इस समृद्ध परंपरा को न केवल जीवित रख रहे हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के नवनिर्माण में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिवस विशेष रूप से मनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा आयोजित करेगी। उपाध्यक्ष संस्कृति एवं कला परिषद राज्य मंत्री मधु भट्ट ने बताया कि इस दौरान उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में रक्त शिविर लगाए जाएंगे और युवाओं द्वारा नमो मैराथन का आयोजन होगा। मधु भट्ट ने कहा कि जिस तरह पीएम मोदी हमेशा आमजन की सेवा करते हैं, उसी तरह भाजपा के कार्यकर्ता भी उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाकर लोगों की सेवा करेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिन के उपलक्ष्य में जो उनका सेवा भाव रहता है, सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। 17 से और 2 अक्टूबर तक ये सेवा पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। साथ में हमारे जितने भी पूरे उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे, रक्तदान शिविर जो है रक्तदान किया जाएगा। हमारे युवा मोर्चा के द्वारा जो है नमो मैराथन जो है वो की जाएगी। बहुत सारे सेवा भाव से जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भाव रहता है कि पूरे आम जन की सेवा करना, उसी प्रकार से हमारे पूरे जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा भाव से सेवा पखवाड़े के साथ जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जहां स्वच्छता अभियान किया जाएगा और जहां पर हमारे जो मठ मंदिर हैं जहाँ पे पूजा अर्चना जो पूजा अर्चना की जाती है, उस प्रकार से अनेकों कार्यक्रमों में जो है भाग लेंगे। तो ये एक सेवा भाव से ये 17 तारीख से और 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी जी के जो हमारा जन्म दिवस है और लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 2 तारीख तक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से गांधी जयंती तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत राज्य भर में 4114 विशेष स्वास्थ्य शिविर आयोजित करेगा। इन शिविरों में महिलाओं और बच्चों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून में कुल 425 शिविर लगाए जाएंगे, जिनमें नगर निकाय क्षेत्रों में 12, ऋषिकेश अर्बन में 2 और ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 412 शिविर शामिल हैं। दिव्यांग प्रमाण पत्र और आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। सभी शिविरों में सामान्य और विशेषज्ञ डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यह पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा। देखिए, जो स्वास्थ्य पखवाड़ा है इसमें स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत जो है नारी और बच्चे के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान फोकस करते हुए हमारे द्वारा जिले में 425 जो है वो स्वास्थ्य शिविर जो है का आयोजन किया जाएगा। 9 बड़े स्वास्थ्य शिविर जो कि हमारे नगर निगम में लगेंगे, नगर पालिका में और हमारे ब्लॉक लेवल पे लगेंगे। इसके अलावा जो हमारे नगरीय क्षेत्र है, अर्बन क्षेत्र हैं देहरादून के, वहाँ पे 12 कैंप का आयोजन किया जाएगा। जो ऋषिकेश का अर्बन क्षेत्र है वहाँ पे 2 कैंप का आयोजन किया जाएगा और जो हमारे ग्राम पंचायत के क्षेत्र है वहाँ पे 402 कैंपों का आयोजन किया जाएगा। इस तरीके से 425 जो है वो कैंप जो आयोजित किए जाएंगे। जो बड़े हमारे जो कैंप हैं उनमें सभी प्रकार की स्पेशलिस्ट सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। दिव्यांगों के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने की सेवा उपलब्ध की जाएगी, सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग की सेवा दी जाएगी, आयुष्मान कार्ड बनाने की सेवा दी जाएगी, टीबी स्क्रीनिंग की सेवा दी जाएगी, सामान्य जांचों की सेवा दी जाएगी और सामान्य दवाई का वितरण भी वहाँ पे किया जाएगा। लोगों में पोषण को लेकर जन जागरूकता की जाएगी, एनीमिया के ऊपर जागरूकता की जाएगी और हाइजीन के ऊपर भी जन जागरूकता उसमें जो है वहाँ पे वो की जाएगी। ये 17 तारीख से शुरू हो जाएगा। 17 तारीख से लेकर 2 तारीख तक विभिन्न तिथियों में ये आयोजन किया जाएगा और उसमें संबंधित क्षेत्र के गणमान्य जो व्यक्ति हैं उनको भी वहाँ पे आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया है। करण मेहरा ने मसूरी के पास जॉर्ज एवरेस्ट एस्टेट के टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि पर्यटन मंत्री ने एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर बाबा रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का महाघोटाला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने इसे राज्य का सबसे बड़ा भूमि घोटाला बताया और सरकार से तुरंत जांच कराने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो पार्टी सड़कों पर आंदोलन करेगी। एक नया खुलासा हुआ है जिसमें बीजेपी की सरकार के जो भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड्स हैं वो टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाबा रामदेव जो इस उत्तराखंड की धरती से पनपे, उपजे, बढ़े, वो आज सरकार के संग मिलकर अपने सहयोगी की मदद से किस तरीके से इन कारनामों में लिप्त हैं ये आज सामने आ रहा है। बाबा रामदेव के सहयोगी बालकिशन जिनकी कंपनी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर जो कंपनी है उसको जॉर्ज एवरेस्ट जैसी एक जगह जो बहुत ही शांत और पर्वतीय इलाका है जहां टूरिज्म के अपार संभावनाएं हैं, खासकर एडवेंचर टूरिज्म की, उसको औने पौने दाम पे सरकार ने देने का काम किया है। और ये खुलासा बहुत बड़ा खुलासा हुआ है क्योंकि इस
कंपनी को ये टेंडर कैसे दिया गया, इसकी पूरी प्रक्रिया जो है वो दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। इस कंपनी को देने के लिए 3 कंपनियों ने बिड की। इसमें पहला नाम भरवा एग्रो साइंस लिमिटेड, उसके अलावा प्राकृतिक ऑर्गेनिक प्राइवेट इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और तीसरी राजस्व एरो स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर लिमिटेड ने टेंडर डाले, जिसमें एक कंपनी ने 65 लाख, दूसरी ने 51 लाख और तीसरी कंपनी जिसको टेंडर दिया उसको 1 करोड़ रुपया सालाने की दर से इन्होंने अपनी बिड डाली और इसमें राजस्व एरो स्पोर्ट्स एडवेंचर कंपनी को ये बिड दे दी। उत्तराखंड सरकार द्वारा मसूरी स्थित जॉर्ज एवरेस्ट स्टेट में एडवेंचर टूरिज्म के लिए टेंडर को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने सरकार पर बड़े भूमि घोटाले का आरोप लगाया है। आरोप है कि दिसंबर 2022 में निकाले गए टेंडर में शामिल तीनों कंपनियों में आचार्य बालकृष्ण की 99.9% हिस्सेदारी है। कांग्रेस का कहना है कि मात्र 1 करोड़ रुपए में भूमि आवंटित कर राज्य सरकार ने बाबा रामदेव के करीबी को लाभ पहुंचाया। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने इसे अब तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाला बताया। कांग्रेस ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से इस्तीफे की मांग की है। 30,000 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ रुपए तक का जॉर्ज एवरेस्ट पार्क आवंटन घोटाला, इस सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 25 सालों के भर्ती घोटाले से लेके, पेपर लीक घोटाले से लेके, शराब घोटाले से लेके, खनन घोटाले से लेकर सारे घोटालों का बाप ये महा घोटाला जॉर्ज एवरेस्ट, जिसको बाबा रामदेव के निकटस्थ सहयोगी बालकृष्ण की तीनों कंपनियां जो पार्टिसिपेट कर रही थी टेंडर में, एक ही आदमी की तीनों कंपनियां, केवल वो ही पार्टिसिपेट किया और उनको उनके नाम खरबों रुपए की संपत्ति 1 करोड़ रुपए में करने का काम, 15 साल की लीज, जिसमें 15 साल आगे बढ़ाने का प्रावधान है। ये राज्य की सरकार ने कुकर्म किया है। भू कानून के मांग को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर यहाँ का नौजवान, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की जनता जो आज आंदोलनरत है, आज उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम। और हम ये मांग जॉर्ज एवरेस्ट जमीन मामले में महानगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड सरकार और बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका। रुड़की के चंद्रशेखर चौक में प्रदर्शन के दौरान महानगर कांग्रेस अध्यक्ष एडवोकेट चौधरी राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि मसूरी में सरकारी जमीन करोड़ों रुपए में बाबा रामदेव को दी गई और इसमें भारी घोटाला हुआ। उन्होंने कहा कि मामले की उचित जांच होनी चाहिए और भाजपा को 2027 में सत्ता से बाहर होने का डर है। कांग्रेस ने चेतावनी दी कि अगर जांच नहीं हुई तो सरकार आने SIT बनाकर दोषियों को सजा दी जाएगी। जिले के मसूरी में एक बहुत बड़ी ज़मीन का टुकड़ा बाबा रामदेव को जो है सरकार ने लीज पे दिया है और कौड़ियों के दाम दिया है। उस पूरी टेंडर प्रक्रिया में ऐसा प्रतीत हो रहा है, बल्कि पुष्ट सूत्रों से ऐसी जानकारी प्रदेश हाईकमान को कांग्रेस की मिली है कि उसमें बड़े स्तर पर घोटालेबाजी हुई है। हमने आज ये पुतला दहन इस भ्रष्टाचार को खोलने के लिए, इस पर जांच गठित करने के लिए ये किया है और ये सरकार ये समझ चुकी है कि हम 2027 में नहीं आ रहे, 2027 में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। इसलिए जो है ये राज्य सरकार की भूमि को, खनन को, खनिज को और जो हमारी प्राकृतिक जो है धरोहर हैं उन्हें बेचने का, किराए पे देने का काम कर रहे हैं। अगर इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की तो 2027 में हमारी सरकार आ रही है, हम इस पर SIT गठित करेंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं चाहे वो कोई हो। उत्तराखंड के जसपुर में स्टेडियम निर्माण की मांग को लेकर आज बड़ा आंदोलन देखने को मिला। भाजपा नेता एवं पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंघल ने सैकड़ों युवाओं संग गांधी पार्क में 1 दिवसीय उपवास रखा। युवाओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए जसपुर मांगे स्टेडियम की मांग उठाई। पूर्व विधायक ने कहा कि 2014 से चली आ रही इस मांग की उपेक्षा कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने की है। सिंघल का कहना है कि अगर सरकार ने जल्द ध्यान नहीं दिया तो युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर अपनी मांग सीधे उनके सामने रखेंगे। की मांग है और एक ही मुद्दा है, जसपुर मांगे स्टेडियम। यहाँ लगभग 11 साल से ही मांग चली आ रही है और पहले भूमि भी हमें मिली थी, पर किन्हीं कारणों से वो कार्य प्रगति पर नहीं हो पाया। अब ये यहाँ के युवा बहुत आक्रोशित हैं। उन्होंने मानिए हमारे मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने हेतु 1 दिन का ये उपवास कार्यक्रम यहाँ पर रखा है और मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में युवा और विशेष रूप से बालिकाएं और युवक यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और यहाँ देख रहे हैं कि
मंच के माध्यम से वो अपने विचार यहाँ पर रख रहे हैं और सबके मन की पीड़ा है कि जसपुर में एक स्टेडियम बनना चाहिए। अगला कदम ये होगा कि यहाँ आज 551 युवा जो धरने पर बैठे हैं वो माननीय धामी जी से मिलने देहरादून जाएंगे बसों से। 551 युवा जो है माननीय धामी जी से मिलने युवा देहरादून जाएंगे, अपनी मांग उनके सामने रखेंगे। अगर किसी वजह से अब हमें उम्मीद है ये मांग हमारी जल्दी मंजूर होगी। विषय है हमारे जसपुर क्षेत्र के जो पूर्व विधायक डॉक्टर सुरेंद्र सिंघल जी, उनके नेतृत्व में आज जसपुर के सम्मानित जनता यहाँ पर सभी ने यहाँ पर प्रतिभाग किया और खास करके युवाओं में जो जोश है उनकी सभी की मांग है कि जसपुर मांगे स्टेडियम। और ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है, यहाँ पर जो सभी लोग इकट्ठे हुए एक आह्वान पर कि हमें एक स्टेडियम की बहुत ज़रूरत है युवाओं के भविष्य के लिए। हरिद्वार में शनिवार को हुई मुठभेड़ में हरियाणा क्राइम ब्रांच के दरोगा को गोली मारने के बाद फरार हुए बदमाश सुनील कुमार उर्फ सुनील कपूर ने देहरादून में आत्महत्या कर ली। घटना लक्ष्मण चौक के आसपास हुई। मुठभेड़ में घायल दरोगा एम्स ऋषिकेश में भर्ती हैं और उनकी हालत अब बेहतर बताई जा रही है। पुलिस ने सुनील कुमार के खिलाफ जानलेवा हमला और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। हरियाणा एसटीएफ की टीम ने हरिद्वार पहुंचकर मामले की जांच की। देर रात तक पुलिस फरार बदमाश की तलाश में जुटी रही थी। हरिद्वार में हुआ था जहां जिंद पुलिस की मुठभेड़ जो है सुनील कपूर नाम का एक अभियुक्त है जिसकी तलाश में हरिद्वार में आई थी और सूचना के आधार पर जिसको पकड़ने का प्रयास किया गया। तो अभियुक्त द्वारा जैसा सोशल मीडिया में बहुत जगह से आपने देखा होगा जो भी चल रहा है और बचने के लिए जो जिंद के जो दरोगा जी थे उन पर फायर भी किया था। 2 गोली उनके लगी थी, एक हाथ पर लगी और एक उनके पेट पे लगी, जिनको उपचार के एम्स में अभी चल रहा है। ऑपरेशन भी हो गया, खतरे से अभी बाहर है बट सीरियसली इंजर्ड हुए थे। इसके आधार पर कल एक मुकदमा भी जानलेवा हमले का हरिद्वार में जिंद पुलिस द्वारा लिखवाया गया था। उसकी तलाश में हरिद्वार पुलिस और जिंद पुलिस लगी थी। एक सूचना के आधार पर कि लक्ष्मण चौक क्षेत्र जो हमारे कोतवाली में पड़ता है यहाँ इसके होने की संभावना, इसको देखते हुए संयुक्त टीम जो है देहरादून पुलिस और जिंद पुलिस और हरिद्वार पुलिस साथ बनाई गई थी। इस एरिया की कॉम्बिंग करके मकान है जहाँ सस्पेक्टेड उसके छुपने की संभावना थी, जो उसके रिश्तेदार ही लगते हैं वहाँ पर थी संभावना। और वहाँ जब तलाशी लेने का जब प्रयास किया गया तो पता चला कि अभियुक्त अंदर छुपा हुआ है कमरे के अंदर और उसके जो रिलेटिव है, जो अभियुक्त के जो रिलेटिव है उसको उनको बुला करके उनको सरेंडर करने के लिए बताया जाए। और कमरे के अंदर जब पुलिस ने घुसने का प्रयास किया तो पुलिस से घिरा देखकर और आवेश में आकर अपने साथ। उत्तराखंड खास खबर में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।